प्रोसेस जो है, द इंक्रीज हाई प्रेशर इंक्रीज हुआ था उसका, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि आपका प्रेशर है वो 1 to 2 में इंक्रीज हुआ था और 2 to 3 के ऊपर प्रेशर आपका कांस्टेंट है। तो वो इंक्रीज जो प्रेशर है वो वापस आपके पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और फोर्स अप्लाई करने से उसका वॉल्यूम एक्सटेंड होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इंक्रीज्ड हाई प्रेशर exerts a greater amount of force on the piston and pushes it towards the maximum volume position। तो दैट मीन्स इसको वापस ये मूव करवाएगा, प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई होने की वजह से आपका पिस्टन मूव करेगा और मूव करने के बाद इसका वॉल्यूम कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ तक इसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है सिलेंडर का। तो वो पॉइंट V4 होगा और V4 और V1 का वॉल्यूम आपका इक्विवेलेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम पोजीशन है, वहाँ तक उसको एक्सटेंड करता है। एक्सपांशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड, एक्सपांशन ऑफ वर्किंग फ्लूइड। तो वर्किंग फ्लूइड हमारी यहाँ पे क्या है, जो हमने एयर ली है। एयर टेक्स प्लेस आइसेंट्रोपिकली, क्योंकि हीट का यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। And work is done by the system, and work is done by the system। The volume ratio, हेलो सर। हाँ बेटा, तो ये हमारी लास्ट लाइन है। द वॉल्यूम रेशियो V4 upon V3 इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन रेशियो। तो ये हमारा प्रोसेस था कंप्लीटली 3 to 4 जिसको हमने डिफाइन किया। अब इस प्रोसेस में इसका वॉल्यूम जो चेंज हुआ है उसको भी हमने डिफाइन कर दिया और प्रोसेस को भी डिफाइन कर दिया। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस है उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या बचता है, प्रोसेस 4 to 1। तो ये पोजीशन हमारी जो फाइनल पोजीशन थी 4, उससे वापस इनिशियल पोजीशन के ऊपर जब आता है तो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, तो वो प्रोसेस हमारा रिमेनिंग है। इस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लिखते हैं कि इसको कौन सा प्रोसेस है। तो दैट मीन्स हम देखने से समझ रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हमने ये भी दिखा रखा है हमारे डायग्राम में कि हीट रिजेक्ट हो रही है, तो हम इस चीज़ को आराम से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा प्रोसेस 4-1। तो अब प्रोसेस 4 to 1 है, वो है द पिस्टन इज momentarily at rest दैट मीन्स कुछ मोमेंट के लिए एट मैक्सिमम वॉल्यूम पोजीशन and heat is rejected and heat is
rejected to the external sink, to the external sink। तो जैसे हम एक्सटर्नल सोर्स से हीट ले रहे थे यहाँ पे 2 to 3 प्रोसेस में, वैसे ही हम 4 to 1 प्रोसेस के अंदर एक्सटर्नल सिंक को कांटेक्ट में लेके आते हैं सिलेंडर हेड के, और वहाँ से आपकी जो हीट है वो रिजेक्ट हो जाती है आपके एक्सटर्नल सिंक में। बाय ब्रिंगिंग इट in contact with the cylinder head, the process is so controlled, the process is so controlled that ultimately the air comes to its initial state 1, its initial state 1, and the cycle is completed, and the cycle is completed। तो इस तरह से हम ये लैंग्वेज लिख के इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस क्या हैं और किस तरह से हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे आप लोगों ने पहले देखा था कि आपका ऑटो साइकिल है, उसमें भी एज इट इज़ आपके यही प्रोसेस हो रहे थे, और यही प्रोसेसेस में सिर्फ आपके डिफरेंस आया यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। आपका प्रोसेस 2 to 3 है, वो जो चेंज हुआ है वो आपके डीजल साइकिल में चेंज हो रहा है। बाकी लैंग्वेज अभी अगर आप देखोगे तो एज इट इज़ सेम लैंग्वेज आपको उसमें लिखी थी, सेम ही लैंग्वेज आपको यहाँ पे भी लिखनी है, क्योंकि प्रोसेस आपके सेम ही हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं मिल रहा है। तो जहाँ तक आपका प्रोसेस कॉमन होता है तो आपको समझना और लिखना, उसको एक्सप्लेन करना ईजी हो जाता है। तो हम इस तरह से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि हमारा जो ऑटो साइकिल था उसमें और डीजल साइकिल में क्या क्या कंपेरिजन है, किस तरह से दोनों सिमिलर हैं और क्या इनके दोनों में डिफरेंस है। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं। एक साइकिल आप अच्छे से समझ लोगे, दूसरे साइकिल में आपको थोड़ा सा चेंज करना है और दूसरा साइकिल भी आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रोसेस एक्सप्लेनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है इसमें भी थर्मल एफिशिएंसी फॉर डीजल साइकिल। जैसे हमने थर्मल एफिशिएंसी ऑटो साइकिल के लिए कैलकुलेट की थी, वैसे ही हमें थर्मल एफिशिएंसी यहाँ पे डीजल साइकिल के लिए भी कैलकुलेट करनी है। तो अब हम अपनी थर्मल एफिशिएंसी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसिडर यूनिट मास, किसका लेना है यूनिट मास? जो वर्किंग फ्लूइड है एयर, ऑफ एयर अंडरगोइंग द साइक्लिक चेंज। अंडरगोइंग द साइक्लिक चेंज यानी कि जो साइकिल के अंदर चेंज हो रहा है वो साइक्लिक चेंज है आपका। तो उसके लिए हमने जो कंसिडर किया वो मास हमारा यूनिट मास है, सिंगल यूनिट है। तो अब उसके लिए हीट सप्लाइड हमारे पास कैलकुलेट करेंगे। तो हीट सप्लाइड ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3, हीट सप्लाइड ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3। अब आपका प्रोसेस 2 to 3 है, वहाँ पे आपकी हीट सप्लाई क्या होगी? तो वह आपकी रहेगी Q1 इक्वल्स, जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था तो हम वहाँ पे क्या लेते थे? mCv/dt। यहाँ पे आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? mCp/dt। तो यहाँ पे जो आपका m है वो यूनिट होगा और यहाँ पे आपके
जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या रहेगी, CP एंड DT टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर विल बी T3 माइनस T2, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये आपके हीट सप्लाइड होगी जो कि आपके प्रोसेस 223 के लिए डिफाइन की। देन हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग प्रोसेस 421, हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग प्रोसेस 421। अब आपका जो 421 प्रोसेस है उसमें आपकी हीट रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और उस हीट को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो वो हीट आपकी रहती है Q2 इक्वल्स कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपकी हीट की वैल्यू होगी CV, टेम्परेचर डिफरेंस है T4 माइनस T1। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें मिल गई। अब इसके बाद हम अगर वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। अब हीट सप्लाइड आपकी क्या थी Q1, हीट रिजेक्टेड आपकी क्या है Q2, तो हम इसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। अब इन दोनों की वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है वो दोनों वैल्यू हम यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी CP T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1। तो इस तरह से हमारे पास वर्क डन की वैल्यू हमें मिल गई, हीट सप्लाइड है वो हमारे पास है, तो हम अब इसकी एफिशिएंसी या थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें अगर इसकी थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो थर्मल एफिशिएंसी इसके लिए क्या रहेगी, तो हम लिख सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स, तो आपकी ईटा क्या हो जाएगी, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो वर्क डन की वैल्यू भी हमारे पास है और हीट सप्लाइड है उसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास है CP T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन हीट सप्लाइड हमारे पास क्या है CP T3 माइनस T2। तो ये वैल्यूज है, यहाँ से हम इनको वैल्यू को लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो CP इंटू T3 माइनस T2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस CV अपॉन CP इंटू T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। अब आपको पता है हीट कैपेसिटीज के रिलेशन से CP अपॉन CV इक्वल्स क्या होता है, गामा, CP अपॉन CV इक्वल्स गामा। तो ये जो वैल्यू है गामा की ये यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, ये CP की जगह क्या है CV अपॉन CP है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन गामा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा इंटू T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गामा। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इन थर्मल एफिशिएंसी विल बी 1 माइनस 1 अपॉन गामा इंटू T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो ये वैल्यू मिल गई हमें थर्मल एफिशिएंसी की इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर की फॉर्म में हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं इन्हें अगर हम कन्वर्ट करें हमारे रेशियोज़ में, जो कि हमारे वेलोसिटी रेशियो हो सकते हैं, वॉल्यूम रेशियो हो सकता है, या फिर आपका कंप्रेशन रेशियो हो सकता है, प्रेशर रेशियो हो सकता है, उन रेशियोज़ में अगर हम इस एफिशिएंसी को कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलती है। आपकी ये एफिशिएंसी है, ये भी गलत नहीं है, इसके भी वैल्यूज़ आपके आंसर सही हैं। अगर आपके पास टेम्परेचर अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल है, प्रेशर अवेलेबल है, तब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं
दूसरी जो फॉर्म है इसकी, जैसे हमने ऑटो साइकिल में कन्वर्ट किया था उस फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें अब कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस को देखना होगा कि आपके डिफरेंट प्रोसेसेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर की, एक सिंगल टेम्परेचर, ताकि हम इसको एक ही फॉर्म में रख सकें और फिर उसके बाद उनको कैंसिल आउट कर सकें सारे टेम्परेचर्स को। तो यहाँ से फिर आपकी वैल्यू में टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आपके प्रेशर एंड वॉल्यूम में आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं अलग अलग प्रोसेस के ऊपर किस तरह से हम आपका टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट पॉइंट 2 हम इसको सबको अगर 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पॉइंट 2 को लेंगे। पॉइंट 2 के ऊपर क्या है आपका वेलोसिटी रेशियो, तो वो हमें मिला हुआ है v1/v2 इक्वल्स r। या हम अगर लिखें तो आपका जो v2 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, v1/r इन द फॉर्म ऑफ 1। तो पॉइंट 1 की फॉर्म में अगर हम 2 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो v1 की वैल्यू आपके v1/r में आ गई। एज इट इज़ p2 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका हो जाएगा p2 इक्वल्स p1 v1/v2 की पावर गामा, जो कि हम एडियाबेटिक रिलेशन जो है p1 v1 की पावर गामा इक्वल्स p2 v2 की पावर गामा से कैलकुलेट कर सकते हैं। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं v1/v2 है, उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, r के। तो ये वैल्यू आपकी लिखी जाएगी p1 इंटू r की पावर गामा। तो यहाँ से हमें पॉइंट 1 के ऊपर आपके वॉल्यूम का भी मिल गया, प्रेशर का भी मिल गया। अब टेम्परेचर को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम इसी रिलेशन से हम लिख सकते हैं T2 इक्वल्स T1 v1/v2 पावर गामा -1। जो सेम प्रोसेस हमारा 1 to 2 ऑटो साइकिल में था वही सेम प्रोसेस हमारा डीजल साइकिल में है, तो वही सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं T1 v1/v2 के है r और r की पावर गामा -1। अब हमें ये देखना है कि हमारे पॉइंट 1 के ऊपर जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी P1 v1 एंड T1 में थी। पॉइंट 2 के ऊपर भी आपकी वैल्यू जो v2 की थी इन द फॉर्म ऑफ v1 है, P2 है इन द फॉर्म ऑफ P1 है एंड T2 है वो भी आपके फॉर्म ऑफ T1 है। तो तीनों वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो अब इस तरह से हमें हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग जो वैल्यूज हैं आपकी उनकी पॉइंट 2 पे, पॉइंट 3 पे एंड पॉइंट 4 पे उन कन्वर्ट करके लिखना है इन द फॉर्म ऑफ P1 v1 एंड T1। तो अब हम लेते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 आपने लिख लिया। एट पॉइंट 3, तो पॉइंट 3 पे हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे, पॉइंट 3 पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि P2 की जो वैल्यू होगी वही आपकी वैल्यू P3 की भी रहेगी। तो P3 विल बी इक्वल्स टू P2 और P2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, P1 इंटू r की पावर गामा। तो ये हमें मिल गया P3 भी इन द फॉर्म ऑफ P1। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपका V3/V2 क्या था, आपका V3/V2 आपके वॉल्यूम द कट ऑफ वॉल्यूम रेशियो। तो कट ऑफ एक्सपांसन रेशियो या आइसोबारिक एक्सपांसन रेशियो, तो उसकी वैल्यू हमारे पास थी V3/V2 इक्वल्स रो, उसे हमने रो से डिफाइन किया था। या हम लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पे V3 की वैल्यू चाहिए, तो V3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, रो V2। अब रो V2 है तो यहाँ पे हमें V2 की वैल्यू पहले से गिवन है, तो V2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, V1/R। तो हम इसे लिख सकते हैं रो इंटू V1/R। तो अब ये हमारे पास V3 जो है वो भी V1 की फॉर्म में अवेलेबल हो गया। अब हमारे पास इसमें बचता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम आपकी जो गैस इक्वेशन है उसके अंदर टेम्परेचर और वॉल्यूम की इक्वेशन आएगी, तो उससे डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा T3 इक्वल्स T2 इंटू V3/V2। या हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करें तो V3/V2 क्या है आपका, रो, यहीं से हमने देखा था। तो T2 इंटू रो, और T2 की वैल्यू है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ T1 इंटू R की पावर गामा -1 इंटू रो। तो ये वैल्यू जो हमें मिली है, ये वैल्यू हमें मिल गई T3 के लिए भी इन द फॉर्म ऑफ T1
V3 के लिए इन द फॉर्म ऑफ P1, P3 के लिए इन द फॉर्म ऑफ P1। तो हमारे पॉइंट 1 और पॉइंट जो 2 है और पॉइंट 3 है, तीनों के जो वैल्यूज़ हैं हमारी तीनों प्रॉपर्टीज़ की, वो हमें P1, V1 एंड T1 की फॉर्म में यहाँ पे मिल गई। अब हमारे पास बचता कौन सा है, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 के लिए हम जब कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट नंबर 4 के लिए भी हमें सेम वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट पॉइंट 4। तो पॉइंट 4 पे क्या था आपका, एक प्रोसेस तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम जो है वो आपके किसके इक्विवेलेंट है, डायरेक्टली पॉइंट 1 के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V4 विल बी इक्वल्स टू V1। तो हमें V4 की वैल्यू तो V1 में मिल गई। अब प्रेशर के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर हमारा क्या है, P4, और P4 आपके पॉइंट 3 से अगर हम इसको कंटिन्यू चेक करते हैं तो हमारे 3 एंड 4 में एडियाबैटिक प्रोसेस चेंजेस आ रहे हैं, और एडियाबैटिक चेंजेस की वजह से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी P3 V3 अपॉन V4 पावर गामा इक्वल्स सेम हमारा V3 अपॉन V4 है। तो V4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V4 की जगह V1 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी P3 V3 अपॉन V1 की पावर गामा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा V3 अपॉन V1 है, वो तो कोई रेशियो बन ही नहीं रहा जिसे हम किसी भी कंपोनेंट में या किसी भी कांस्टेंट जो हमारे पास अलग अलग रेशियोज है उनमें कन्वर्ट कर सकें। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे P3 इंटू V3 अपॉन V2। V2 से हमने इसको डिवाइड किया, इंटू V2 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो हमारे पास ये एक मल्टीप्लायर आ गया V2, जो कि हमने दोनों तरफ यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया है। अब हम देखेंगे V3 अपॉन V2 है, वो हमारे पास रो की वैल्यू है, और V2 अपॉन V1 है, वो हमारे पास R है। तो हम इसके लिख सकते हैं कि रो अपॉन R। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल गई, तो उस वैल्यू से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा P3 इंटू रो अपॉन R, क्योंकि V2 अपॉन V1 है और हमारे पास R क्या होता है, V1 अपॉन V2। तो R इसमें नीचे आएगा, तो रो अपॉन R की पावर गामा। तो ये प्रेशर है जो किसकी फॉर्म में है, अभी P3 की फॉर्म में। और हम यहाँ से P3 जो है, P3 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ P1 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ P1 अगर आप लिखोगे तो P1 में क्या हो जाएगा, P1 R की पावर गामा इंटू रो अपॉन R की पावर गामा। तो अब यहाँ पे R की पावर गामा दोनों तरफ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P1 रो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा। अब हमारे पास बचा इसके लिए टेम्परेचर। तो पॉइंट 3 तक या पॉइंट 4 तक हमने सर पावर गामा है रो की पावर गामा तक यहाँ पे हमारे पास P3 की वैल्यू, P4 की वैल्यू भी P1 की फॉर्म में मिल चुकी है। अब हमारे पास बचता है टेम्परेचर। तो एज इट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन के थ्रू हम देख सकते हैं टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, T3 इंटू V3 अपॉन V4 पावर गामा माइनस 1। या हम इसे लिख सकते हैं T3, अब V3 अपॉन V4 के पावर गामा या गामा माइनस 1 है, तो हम इसको सेम एज इट इज लिख सकते हैं ना, रो अपॉन R, क्योंकि दोबारा से ये कि अगर कन्वर्सन करेंगे तब भी हमारे पास यही मिलेगा। तो हम इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, रो अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। अब हमारे पास T3 की जो वैल्यू थी इन द फॉर्म ऑफ T1, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो T3 की वैल्यू क्या थी, T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो, यही थी T1 R की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो। तो ये तो हमारे पास T3 की वैल्यू है, इंटू रो अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, यही है। अब इसे और सिंप्लीफाई करना है हमें। तो R की पावर गामा माइनस 1 दोनों जगह है, तो R की पावर गामा माइनस 1 कैंसिल आउट होगी। रो की पावर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे रो की पावर गामा माइनस 1 है, तो ये दोनों ऐड होंगी, तो आपके रो की पावर क्या बचेगी, रो की पावर बचेगी गामा। तो हम इस सिंपली इक्वेशन को लिख सकते हैं T1 रो की पावर गामा। आई थिंक ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। आपके R यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और आपके R की रो की जो गामा पावर है यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 है, तो दोनों पावर ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो R यहाँ पे आपके रो की पावर सिर्फ गामा बचेगी।
तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे तीनों टेम्परेचर या चारों टेम्परेचर हमारे इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर T1 और T1 की फॉर्म में, P1 की फॉर्म में और V1 की फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम इनको अगर यूज़ करें हमारी वैल्यूज़ में, जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे गिवन थी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, तो वहाँ पे हम इनको अगर अप्लाई करते हैं तो हमें थर्मल एफिशिएंसी क्या मिलती है। तो फटाफट हम जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। आपकी थर्मल एफिशिएंसी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो थर्मल एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू क्या थी, 1 माइनस 1 अपॉन गामा। यहाँ पे क्या था, T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, ये वैल्यूज़ थी। अब इन वैल्यूज़ में हमारी जो वैल्यू हमें मिली है T4, T3, T2, उनको वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। तो अगर हम इन्हें पुट करते हैं तो हमें मिलता है 1 माइनस 1 अपॉन गामा। अब यहाँ पे T4 माइनस T3 है, तो T4 की वैल्यू क्या है, T1 रो की पावर गामा माइनस T1 एज इट इज रहेगा। T3 की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है, T3 की वैल्यू हमारे पास थी T1 R की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस T2 की वैल्यू T1 R की पावर गामा माइनस 1। ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी में T1 की वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ से T1 अगर कॉमन लेंगे तो ऊपर भी T1 आ जाएगा, नीचे भी T1 आएगा। तो दोनों तरफ अगर T1 आएगा तो हमारा T1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये T1 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ऊपर क्या बचता है, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा, यहाँ पे रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे अगर हम R की पावर गामा माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो R की पावर अगर गामा माइनस 1 कॉमन लेंगे तो R की पावर गामा माइनस 1, तो यहाँ बचेगा हमारे पास रो माइनस 1। यहाँ तक ये क्लियर है। अब हम इसको यही सिंप्लीफाई लिख सकते हैं कि हमारी थर्मल एफिशिएंसी है फॉर डीजल साइकिल वो हो जाएगी 1 माइनस 1, या आप लिख सकते हो इसको रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1 इंटू गामा रो माइनस 1। तो ये जो वैल्यू है ये हमें मिल रही है यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी आपके डीजल साइकिल के लिए। तो इन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पे मिल रही है और ये हमारा फाइनली जो आंसर कह सकते हो या आपका सॉल्यूशन कह सकते हो। आपको थर्मल एफिशिएंसी जो है वो कन्वर्ट करनी थी, उस फॉर्म में आपने इसको कम्प्लीटली कन्वर्ट